नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बात अब तक की 100 बड़ी खबरों की करेंगे आप फटाफट अंदाज में। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई। हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पेशी के पुख्ता इंतजाम है। बता दें कि दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने करनाल से गिरफ्तार किया था। दीप सिद्धू 26 जनवरी के बाद से फरार चल रहा था। दिल्ली हिंसा के बाद से फरार दीप सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे हरियाणा के से करनाल जिले से गिरफ्तार किया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि बीते दिन जिस वक्त दीप को गिरफ्तार किया गया वो किसी का इंतजार कर रहा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू बिहार के पूर्णिया जा रहा था। दीप का परिवार पूर्णिया में है। दीप सिद्धू भी वहीं जाने के फिराक में था जब स्पेशल सेल ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी की रात दीप सिद्धू अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गया था। उसके बाद दीप सिद्धू का वीडियो बनाना जरूर था, लेकिन उसे अपलोड उसकी बेहद करीबी मित्र करती थी। ये महिला मित्र कैलिफोर्निया में बैठकर वीडियो अपलोड करती थी। दीप सिद्धू पर 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान लोगों को उकसाने का आरोप है। 26 जनवरी को उपद्रवियों की भीड़ ने लाल किले पर पहुंचकर उत्पात मचाया था और अपना झंडा फहरा दिया था। इस दौरान दिल्ली हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गुमथालगढ़ में मंगलवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कानून रद्द करवा कर ही रहेंगे। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर टिकैत ने कहा, सिद्धू की गिरफ्तारी सही है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण गलत था। राकेश टिकैत ने राज्यसभा में परजीवी बताए जाने पर सवाल किया और पूछा, क्या भगत सिंह भी परजीवी थे जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए? क्या वो परजीवी थे? राकेश टिकैत ने कहा कि 77 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश की गई। टिकैत ने बताया कि अभी आंदोलन लंबा चलेगा। हमने सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। यह आंदोलन होगा और किसान की जीत होगी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 76वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे और एमएसपी पर कानून लाए। सिंघू बॉर्डर पर पानीपत के सिवा के रहने वाले किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा से निपटने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 2013 की तरह एक बार फिर भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। तपोवन की टनल कीचड़ से भरी हुई है, जिससे अंदर जाने में मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन रेस्क्यू वाली टीमें अभी भी मिशन में जुटी हैं। इस आपदा में अभी तक 29 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 171 लोगों की तलाश जारी है। आईटीबीपी की ओर से तपोवन की टनल को खाली करवाने का काम जारी है। अभी तक 130 मीटर टनल खाली हो पाई है। ऐसे में अब यह कोशिश है कि टनल को जितना अंदर हो सके जाया जाए, ताकि लोगों को बचाने का मिशन आगे बढ़े। देवभूमि में आई आपदा के बाद कई लोग घायल हुए हैं, जिनसे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। सीएम ने आईटीबीपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनकी आपबीती सुनी। अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आपदा में हुए नुकसानों का जायजा लिया। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर प्रदेश के प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उत्तराखंड त्रासदी कोष में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार उत्तराखंड को हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उत्तराखंड आपदा पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में मौजूदा हालातों की जानकारी की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियां स्थिति की निगरानी कर रही हैं। अमित शाह ने राज्यसभा में उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा पर बताया कि आईटीबीपी के 450 जवान, एनडीआरएफ की 5 टीमें, भारतीय सेना की 8 टीमें, एक नेवी टीम और 5 आईएएफ हेलीकॉप्टर खोज और बचाव अभियान में लगे हैं।
अमित शाह ने बताया कि 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर लैंडस्लाइड हुआ, जो 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था। इसी वजह से बाढ़ की स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव के सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम हैं उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने 4 सांसदों के विदाई समारोह का राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों की तारीफ करते हुए भावुक भी हुए। गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फैयाज और नादिर अहमद का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो चुका है। इन्हीं सांसदों की विदाई में पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया और सांसदों की तारीफ की। पीएम मोदी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे चिंता इस बात की है, गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कतें होंगी। राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान गुलाम नबी ने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं वहां किस तरह के हालात हैं तो मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बुराइयां हैं, खुदा करे वो हमारे मुसलमानों में कभी ना आए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले 30 से 35 सालों में अफगानिस्तान से लेकर इराक तक मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ाई करते हुए खत्म हो रहे हैं। वहीं कोई हिंदू या ईसाई नहीं है, वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। सोमवार को राज्यसभा के सदन में जवाब देने के बाद अब बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी विपक्ष के सवालों को जवाब देंगे। इस दौरान किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, सुनना अहम होगा। बिहार में नई सरकार बनने के 3 महीने बाद अब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 17 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 9 बीजेपी के खाते से आए और 8 जेडीयू के खाते से शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने पहले कैबिनेट विस्तार में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया, जिसमें अनुभवी के साथ साथ मंत्रिमंडल में कई नए युवा चेहरों को भी मौका दिया गया। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट के इस विस्तार में बीजेपी की ओर से शहनवाज हुसैन को शामिल किया गया। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल फागू चौहान मंत्री पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी सीबीडीटी के निर्देश न्यूनतम ज्वेलरी लिमिट बताते हैं, लेकिन करदाता और सोशल स्टेटस और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए लिमिट से ज्यादा वजन की छूट दी जा सकती है। टैक्सपेयर अगर ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो उसमें उसके माता पिता, भाई बहन के पास मौजूदा ज्वेलरी को भी उस न्यूनतम ज्वेलरी लिमिट में जोड़कर छूट दी जाएगी। यह अहम फैसला बेंगलुरु आयकर ट्रिब्यूनल ने करदाता की अपील पर दिया। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के छोटे भाई राजू कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 58 साल के राजू कपूर को नाजुक हालत में चैंबूर के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां तेज हैं। योगी सरकार इस बार 22 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। आपको बता दें, योगी सरकार के कार्यकाल का यह 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट 22 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से बजट के आकार को और बढ़ाया जा सकता है और यह लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। बता दें कि योगी सरकार का बजट करीब 5,12,000 रुपए करोड़ का पिछला था। जल्दी उत्तर प्रदेश के स्कूल फिर से गुलजार होंगे। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद प्रदेश में स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं 10 फरवरी से 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 17 मार्च से 20 मार्च के बीच चुनाव का अधिसूचना जारी हो सकती है। अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के बीच योगी सरकार चुनाव कराने की तैयारी में है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी अलर्ट घोषित किया गया है। अफसरों से लेकर सरकार तक खास निगरानी कर रही है। दरअसल प्रयागराज में अंदरों माघ मेला लगा हुआ है। गंगा किनारे लगाए गए कैंपों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने लगा है। आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बुंदेलखंड पृथक राज्य का मुद्दा उठाया, जिसमें बुंदेलखंड की विषमताओं और समस्याओं के मद्देनजर सरकार से पृथक राज्य बनाए जाने की मांग की।
गोरखपुर में अवैध शराब बनाने वालों पर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। अभियान के दौरान आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध शराब भट्टी और भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया। गोरखपुर आबकारी विभाग ने जौनपुर के पास वाराणसी से दाह संस्कार कर लौट रही पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। सड़क हादसे में 7 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक कार, 2 तमंचे, 80 किलो गांजा बरामद किया गया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माइनिंग के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की। यह बैठक हरियाणा निवास में हुई। वहीं इस मीटिंग में खनन मंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 48 कंपनियों के साथ बातचीत हुई और करीब 3 घंटे बैठक चली है। बैठक में मिले सुझावों पर बात हुई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के बजट को लेकर बयान दिया और कहा कि बजट को बेहतर बनाने की कोशिशें हैं। किसानों के लिए बेहतर बजट होगा। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पीएम कह चुके हैं कि तीनों कानून सोच समझकर बनाए गए हैं, किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ नेताओं की मंशा कुछ और है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ नेता किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राकेश टिकैत को अगर किसानों को समझना ही है तो यूपी में जाकर समझाएं, हरियाणा में आकर किसानों को क्यों भड़का रहे हैं। हरियाणा के किसान खुश हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान हो गया है। प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होंगी। हरियाणा का शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा की तारीख पर मुहर लगाते हुए कहा कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होंगी और 31 मार्च तक चलेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी ने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि राज्य में 1 महीने में 10,000 लोगों को जोड़ने का टारगेट है। चरखी दादरी में फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आया, जहां रविवार को रोहतक एसटीएफ पर एक युवक के एनकाउंटर का आरोप लगा। वहीं पुलिस ने एसटीएफ कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रोहतक एसटीएफ टीम विकी हत्याकांड पर दादरी में पहुंची थी और एक कार में सवार अन्य युवकों पर गोली चलाई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और एक घायल हुआ था। आगे बढ़ेंगे, जहां पर जानकारी के मुताबिक युवक अपने साथी के साथ कार में बैठा था। इस दौरान हथियारबंद कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सभी फरार हो गए। वहीं पुलिस जांच में फर्जी एनकाउंटर का खुलासा हुआ। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। गृहमंत्री अनिल विज के भाई के साथ विवाद को लेकर आईपीएस अशोक कुमार को निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं। करनाल केंद्र में 14 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर विचार विमर्श किया गया। खबर है कि महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी शिरकत करेंगे। सोनीपत में बकाया बिजली का बिल को लेकर बिजली विभाग सख्त कदम उठा रहा है। आपको बता दें, सोनीपत बिजली विभाग में 80 करोड़ रुपए की रिकवरी बाकी है। डिफॉल्टर की सूची में कई सरकारी विभाग शामिल हैं। सोनीपत में बिजली विभाग का बकाया कई विभागों में है, जिनमें पब्लिक हेल्थ पर 17 करोड़, जबकि नहरी विभाग पर 4 करोड़ 50 लाख और औद्योगिक विभाग पर 6 करोड़ 30 लाख बकाया है। भिवानी में सरकारी विभागों के बिजली बिल काफी समय से लंबी पेंडिंग है। जिले में बिजली निगम की करीब 45 से 50 करोड़ रुपए की राशि अटकी है, जिस वजह से बिजली निगम को नुकसान हो रहा है। अंबाला के सेक्टर 10 में 34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक असीम गोयल ने शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ एक स्थानीय लड़की से करवाया और साथ में पुलिस महिला जवान भी आ गई रही। रेवाड़ी के आस्था कुंज में कृष्ण कुमार ढुल बेसहारा बच्चों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी और शिक्षा वृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, कृष्ण कुमार ढुल हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव हैं। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अजरौंदा गांव में सड़क शिलान्यास किया। वहीं टूटी सड़क ठीक होने के बाद खुश नजर आए स्थानीय लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी हुए नोटिफिकेशन के बाद अंबाला में कैंटोनमेंट बोर्ड की सेनाकारियों और बोर्ड के सदस्यों के साथ अंतिम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से विकास के 16 एजेंडे पास किए गए।
इंद्र में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर संदीप अब्रोल ने बताया कि ब्लॉक में 3 जगहों में कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। गोना के बस अड्डा परिसर पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की मीटिंग हुई। मीटिंग में रोडवेज विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने और रोडवेज के उच्च पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने का विरोध जताया गया। गोना में करनाल CIA 2 की टीम ने एक इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस ने रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर रूखी और भीसवान गांव के बीच देर रात इनामी बदमाश इकरार को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया। बता दें कि नामी बदमाश इकरार पर 25,000 रुपए का इनाम था। काफी समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। नूह के विशेरा थाना इलाके में एक 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला को उसके पति ने 3 तलाक दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे, जिसके चलते महिला को आए दिन मारपीट और प्रताड़ित करते थे। वहीं 3 तलाक से पीड़ित महिला के पिता ने बताया कि इसके पहले भी उनकी बेटी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया था। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे प्रकरण पर जांच कर रही है। सोनीपत के वार्ड नंबर 16 की कांग्रेस पार्षद के कागजात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पार्षद के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दायर की गई है, जिसमें नामांकन के समय शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप है। सोनीपत जिला उपायुक्त और एसपी को शिकायत भेजी गई है, जिसमें महिला पार्षद पर 2 पहचान पत्र रखने का आरोप है। साथ ही शिकायत में कांग्रेस पार्षद की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। फतेहाबाद में एक निजी कंपनी ने लोगों के साथ ठगी की है। कंपनी ने लोगों को सस्ता सामान दिलाने के नाम पर लोगों से झूठ बोला और अब लाखों रुपए लेकर कंपनी के कर्मचारी फरार हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने लोगों से वादा किया था कि 49,100 रुपए में 21,000 रुपए का सामान देंगे, जिसके बाद कई लोगों ने कंपनी में पैसे जमा कराए थे, लेकिन अब कंपनी फरार है। सिरसा में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार सवार युवक को करीब 6 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक इस अफीम की बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी है। नूह के गांव पिपरौली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां बेटा न होने के चलते परेशान होकर अपनी 4 बेटियों की गला रेत कर हत्या कर देती है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद हत्यारी महिला के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी के बावल में हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बावल की अनाज मंडी में युवक की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तेज रफ्तार के चक्कर में एक 30 वर्षीय इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई। तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से आते एक वाहन ने इंजीनियर आशीष की कार में जोरदार टक्कर मार दी। आमने सामने की टक्कर में आशीष की कार के परखच्चे उड़ गए। अस्पताल ले जाते समय सेक्टर 82 में रहने वाले आशीष की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी के गांव आसलवास से मामूली विवाद को लेकर खूनी झगड़े का मामला सामने आया, जिसमें गांव के पूर्व सरपंच समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौल स्पीति का स्नो फेस्टिवल अपने चरम पर है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मंगलवार को यहां फेस्टिवल के दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लाहौल स्पीति में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत उपायुक्त कार्यालय केलांग में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह रैली 15 किलोमीटर तक चली। इस दौरान उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि स्नो फेस्टिवल से यहां की संस्कृति को जीवित रखने का उद्देश्य है। कुल्लू में एथलेटिक्स चयन प्रक्रिया शुरू हुई। एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इसके लिए ढालपुर में भव्य आयोजन किया। आपको बता दें कोरोना काल के बाद यह पहली एथलेटिक्स चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया के अवसर पर प्रेस क्लब में प्रधान धनेश गौतम मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं पहली चयन प्रक्रिया में जिले के 2 महिला खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री के लिए हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए बिलासपुर जिले की बल्बवाड़ा पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने कुर्सी पर नहीं बैठने का संकल्प लिया। इसके चलते नवनियुक्त प्रधान रजनीश ठाकुर ने चटाई पर बैठकर ग्रामीणों की शिकायत सुनी। बिलासपुर में डायरिया से संबंधित एक ही दिन में 20 नए मामले आए, जिसमें दियारा सेक्टर के रहने वाले 5 लोग डायरिया की चपेट में आए, तो वहीं क्षेत्रीय अस्पताल में नर्सिंग का कोर्स कर रही 15 छात्राएं भी ग्रसित पाई गई।
कुल्लू जिला मुख्यालय के समीप शीतला माता मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें पिता और बेटे को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। आपको बता दें, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण जो प्रलय मचा है, उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी लोग सहमे हैं, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं। विश्व में कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ 59 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 23 लाख 35 हजार से ज्यादा की मौत, 7 करोड़ 88 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। भारत में ग्राफ नीचे आ रहा है। देश में 8,689 नए केस आए, जबकि 13,570 से ज्यादा ठीक हुए हैं। भारत में यह संख्या 1 करोड़ 8 लाख को पार कर चुकी है। 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा ठीक, 1,55,000 से ज्यादा की मौत हुई है। दिल्ली में आंकड़ा 6,36,000 को पार कर चुका है। 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। यूपी में यह संख्या 6 लाख को पार कर चुकी है। 8,690 से ज्यादा की मौत, 3,400 से ज्यादा एक्टिव है। हरियाणा में संख्या 2,68,000 को पार कर चुकी है। 2,64,000 से ज्यादा ठीक, 870 से ज्यादा का इलाज जारी है। चेन्नई में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हराया। इंग्लैंड ने भारत को 420 का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारतीय टीम महज 192 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। भारतीय टीम 4 साल बाद अपने घर में टेस्ट मैच हारी है। इससे पहले 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। सातवें विकेट के रूप में अश्विन के बाद भारतीय टीम का 8वां झटका कप्तान विराट कोहली के रूप में लगा। विराट कोहली को बेन स्टोक्स ने क्लीन बोल्ड किया। विराट 72 रन बनाकर चलते बने। ओपनर रोहित शर्मा के बाद सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पुजारा स्पिनर जैक लीच के शिकार हुए। पुजारा का विकेट उस वक्त गिरा जब भारत का कुल स्कोर 58 था। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच अब 13 फरवरी को होगा। आपको बता दें कि जहां भारत के लिए सीरीज में बराबरी करना बड़ी चुनौती होगी। टीम इंडिया हर हाल में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जीतना चाहेगी, क्योंकि अगर भारतीय टीम को मैच में हार मिलती है तो टीम का टेस्ट चैंपियनशिप का सफर खत्म हो जाएगा। लंदन में हाईकोर्ट ने भारत के भगोड़े विजय माल्या को थोड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपने पास जमा रकम में से ही माल्या को कानूनी खर्च को पूरा करके करीब 11 लाख निकालने की अनुमति दी है। दरअसल माल्या पर 17 भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। माल्या 2 मार्च 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों ने यूके की कोर्ट से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की थी। कंगाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां महमूद कुरैशी मुल्तान में एक सड़क का उद्घाटन करने के बाद केक काटते नजर आए, जिसके बाद वहां पहुंचे लोग केक खाने को लेकर लड़ पड़ते हैं। ब्रिटेन के 200 विद्वानों पर चीन को मिसाइल, एयरक्राफ्ट और साइबर वेपन की तकनीक देने का आरोप लगा है। वहीं इस आरोप के बाद अब उन विद्वानों पर गिरफ्तारी का भी खतरा है। अफ्रीकी देश तंजानिया में एक रहस्यमय बीमारी से खून की उल्टियां होने लगने के बाद 15 लोगों की मौत हुई बताया जा रहा है। अब तक इस बीमारी से 50 लोग पीड़ित हैं। वहीं इस बीच तंजानिया सरकार ने इस बीमारी का खुलासा करने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। एक्टर रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र और शमशीरा के लिए जिम में पसीने बहा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पंगा क्वीन कंगना रनौत अब एक नई मुश्किल में फंस गई हैं। दरअसल कर्नाटक के एक वकील ने कंगना के खिलाफ किसानों को आतंकवादी बोलने पर शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, कंगना ने सिंगर रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा था। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 अपने आखिरी पड़ाव पर है। शो का ग्रैंड फिनाले की डेट अभी सामने आई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक बिग बॉस सीजन 14 का ग्रैंड फिनाले 21 फरवरी को होगा। बिग बॉस सीजन 13 की एंटरटेनमेंट क्वीन शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शहनाज कश्मीर की बर्फीली वादियों में मस्ती करती दिखी। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।